जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का वापस से एक नई रीजनिंग की क्लास में। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम 2024 के लिए रीजनिंग का एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारा यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड आज पार्ट नंबर 28 है। और इससे पहले के यदि आपने पिछले 27 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के देखिएगा। यूपी पुलिस री एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे नए पैटर्न पर हमने प्रश्नों को शामिल किया है। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो आज की इस क्लास में कुछ इस प्रकार से प्रश्न रहेंगे, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 होगा। लिखा है, 6 रोग अगर फेफड़े से संबंधित है तो मोतियाबिंद किससे संबंधित होगा। इसके अतिरिक्त प्यारे दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 9 यानी 9वें नंबर प्रश्न को देखेंगे। लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न में श्रृंखला को पूरा कीजिए। यहाँ पर एक हमें बेहतरीन सी सीरीज दे रखी है और इस सीरीज का अंतिम पद ज्ञात करना है। इसके अतिरिक्त दोस्तों, हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे, जो कि वेन आरेख का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस तरह के आज हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न आप सभी की क्लास में शामिल किए हैं। तो आप इस क्लास को अंत तक एक भी सेकंड स्किप किए बिना जरूर देखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की इस क्लास की। उससे पहले एक जानकारी ले लीजिए। देखो, अपनी पिछले 2 दिन से क्लासेस हो नहीं पाई हैं, उसका जो कारण था वो हमने आपको बताया था टेलीग्राम पर। यदि आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। DS सर ऑफिशियल नाम से है। इसका जो लिंक होगा वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहीं पर हम क्लास से संबंधित इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और क्लास की जो PDF होती है यहीं पर उपलब्ध करवाते हैं। तो PDF से ज़रूर आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की दोस्तों इस क्लास की। पहला प्रश्न आप सभी के सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बोला है, निम्नलिखित प्रश्न में तीसरी संख्या का चौथी संख्या से वही संबंध ज्ञात कीजिए जो पहली संख्या का दूसरी संख्या से है। तो दोस्तों, बोला गया है 6 रोग। क्या बोला है? हमसे बोला गया है 6 रोग के बारे में। 6 रोग का संबंध किससे है? दोस्तों, प्रश्न में कहा गया है 6 रोग का संबंध किससे है? फेफड़े से है। तो हमें बताना है कि सर मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा। भैया, मोतियाबिंद का संबंध बता सकते हैं आप लोग? आसान प्रश्न है, अच्छा सा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, सादृश्यता में बहुत अच्छे तरीके से पूछा जा सकता है। देखो, 6 रोग जैसे हम बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी बोला जाता है दोस्तों। ये फेफड़े के जब टीबी हो जाता है तो हमारे क्या होते हैं, फेफड़े कह सकते हैं हमारे कमज़ोर हो सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। फेफड़े हमारे या कह सकते हैं खराब हो जाते हैं टीबी होने से। तो दोस्तों, ये बताना है कि मोतियाबिंद होने से कौन सा अंग प्रभावित होता है या कौन सा अंग खराब होता है। तो दोस्तों, बात करते हैं, मोतियाबिंद हमारा सीधा अटैक करता है किस पर? तो आप कहेंगे सर आइज पर, यानी कि आंखों पर। दोस्तों, कहां पर? आंखों पर। तो संबंध बनेगा मोतियाबिंद का किससे? विकल्प नंबर डी, आंख से बन जाएगा। इस बात को आप सभी अच्छे से याद रखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे दोस्तों आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। आई होप पहला प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। प्रश्न नंबर 2 एज इट इज क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका उत्तर आप लोग बता सकते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में सही सादृश्यता ज्ञात कीजिए। चिकित्सक का संबंध अगर उपचार से है तो न्यायाधीश का संबंध किससे हो जाएगा। भैया, चिकित्सक दिया गया है तो जल्दी से लिखिए आप सभी, चिकित्सक, ठीक है। क्या बोला है? चिकित्सक बोला है। और चिकित्सक का संबंध बताया किससे है? तो भाई उपचार से बताया है। किससे? उपचार से। अब आप बोलेंगे सर चिकित्सक क्या डॉक्टर को कहा जाता है? हाँ भाई, डॉक्टर। डॉक्टर का जो कार्य होता है क्या होता है? उपचार करना, या फिर इसी को कहा जाता है इलाज करना। क्या कहा जाता है? इलाज करना, ठीक है। तो डॉक्टर का कार्य क्या होता है? उपचार करना। भैया, न्यायाधीश का कार्य क्या होगा ये बता दो। न्यायाधीश का मतलब है प्यारे दोस्तों यहाँ पर जज से। किससे? जज से। तो भाई जज का कार्य क्या होता है? आप कहेंगे सर जज का कार्य होता है न्यायालय में बैठना और वहाँ पर बैठ कर के जो आपके कह सकते हैं जो केसेस बनते हैं उन केसेस को सुनकर के उन पर निर्णय देना। तो क्या कह सकते हैं? जज का जो फाइनली कार्य आता है यहाँ पर वो निर्णय का आता है। किसका आता है साथियों? निर्णय का आता है। इस बात को याद रखेंगे। देखो, न्यायालय नहीं बनेगा, चूंकि न्यायालय में न्यायाधीश क्या करता है? बैठता है, निर्णय देता है। भैया, दोनों पिटीशन सुनेगा, दोनों पक्ष सुनेगा और उसके बाद उसका निर्णय देगा। वकील आपका बनेगा नहीं, सजा आपका बनेगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल सकते हैं? डॉक्टर का जो कार्य होता है उपचार करना, न्यायाधीश का निर्णय देना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द संख्या अक्षर संख्या युग्म का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहां पर मुझे बताना है कि 4 आपके सामने विकल्प हैं, इनमें से ऐसा कौन सा विकल्प है जो विषम है। चलिए जल्दी से बताइए इसमें विषम कौन सा हो जाएगा। दोस्तों विषम के बारे में देखो, सबसे पहले तो देखते हैं इसका कारण क्या है विषम होने का। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा है HS और K और P, ठीक है, इस तरह से HSKP लिखा है, ठीक है। इसके बाद क्या है DW लिखा है, DW लिखा है और FU लिखा है, ठीक है। उसके बाद KQ लिखा है, क्या लिखा है K और Q और N लिखा है दोस्तों। इसके बाद क्या है EV लिखा है, EV और HS लिखा है। तो मुझे ये बताओ इसका विषम क्या बनेगा। आप बोलेंगे सर जो यहाँ पर लिखा था आपने वही उठाकर रख दिया और पूछ रहे हैं विषम क्या होगा। तो भाई गौर से समझो, इसमें आपको एक लॉजिक पता चलेगा। वो लॉजिक क्या होगा हम आपको अभी बता देते हैं। देखो भाई हमने वर्णमाला में विपरीत अक्षरों के बारे में सुना है। विपरीत अक्षर क्या होते हैं, जैसे हमने बताया था कुछ चीज़ें याद करने के लिए, AZ को हम आज पढ़ेंगे याद हो जाएगा, BY को बॉय पढ़ेंगे याद हो जाएगा, CX को 6 पढ़ेंगे, DW क्या होता है भाई DW, ठीक है। एक मिनट इसको D को थोड़ा सही बनाते हैं। DW क्या होता है दूध वाला, EV क्या होता है भैया इवनिंग, FU क्या होता है फूफा जी, GT रोड ये भी बताया था, हाई स्कूल भी बताया था लगता है, और इसके बाद अलावा इंडियन रेलवे भी बताया था, इसके अलावा जैकलीन से मिलवाया था। उसके बाद क्या है भैया हमने कमला पसंद बनाया था, ठीक है, या फिर इसी को आप कुणाल पांड्या भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा KP के बाद क्या था, के बाद होता है L, तो LO लव, MN मन, ठीक है। इस तरह से हमने आपको सारी की सारी चीजें अपोजिट में बताई थी। तो आपको यहाँ पर दो अक्षरों के बीच में अपोजिट चल रहा होगा, आपको पता चल रहा होगा। HS कहाँ पर है, देखो भाई HS ये दे रखा है, क्या KP दे रखा है, KP कमला पसंद या कुणाल पांड्या कुछ भी कह लो आप लोग, ठीक है। इस तरह से DW दूध वाला दे रखा है, फूफा जी दे रखा है। KQ क्या भाई KQ अपोजिट होता है, कहाँ पर KQ नहीं होता है दादा, ये तो KP होता है, इसका मतलब ये तो गलत है। NN तो होता ही नहीं, NM होता है अपोजिट। EV होता है इवनिंग होता है, हाई स्कूल अभी देखा था होता है। तो दोस्तों इस आधार पर अपोजिट के आधार पर हमारा विकल्प नंबर C इसका क्या बनेगा विषम उत्तर बनेगा, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। तो हमारा कौन सा जो अक्षर युग्म है कौन सा विषम है, तो बोलेंगे विकल्प नंबर C। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट का संबंध नहीं दिया है, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे। विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में ईंट को 318, चेयर को 24,156 लिखा जाता है तो टीचर का कोड क्या होगा। तो साथियों सबसे पहले गौर से देखो, हम ईंट को लिखते हैं EAT, ठीक है। ये रहा हमारा EAT। ये EAT को लिखा क्या गया है, तो आप बोलेंगे 318, 318, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमें दे रखा है चेयर, CHAIR, ठीक है। ये रहा हमारे पास चेयर, ठीक है। चेयर को क्या लिखा है, इसने लिखा है 2 4, ठीक है। क्या लिखा है 2 4, उसके बाद 1, उसके बाद क्या है 5 और 6, ठीक है। कोड किसका बताना है भाई, कोड बताना है टीचर का, TEA फिर क्या है CHE और R, ठीक है। ये रहा टीचर। तो टीचर का कोड बता सकते हैं भाई, आप बता सकते हैं, जल्दी से बताइए। आप बोलेंगे हाँ बता सकते हैं, कैसे बता सकते हैं भाई, यहाँ पर तो कुछ लॉजिक ही पता नहीं चल रहा, ये लिखा है ईट और ये लिखा है चेयर, भाई कैसे बता सकते हैं आप। तो हम कहेंगे भाई ऐसा कर लो दोस्तों, आप सामने का सामने बना दो, यानी कि ई का कोड 3 मान लो, ए का 1 मान लो, टी का 8 मान लो, सी का 2 हो जाएगा, एच का 4 हो जाएगा, ए का 1। देखो ए का 1 दो जगह, ए का 1 ये भी दे रखा है, ए का 1 ये भी दे रखा है। इसका मतलब क्या है, सामने सामने का संबंध ही चल रहा है। तो हमने क्या कहा, सामने का सामने से मान लो, एक का 1 और टी का 8, सी का 2, एच का 4, ए का 1, आई का 5 और आर का 6। तो इस तरह से मानेंगे तो हमारा उत्तर आ सकता है साथियों। क्या उत्तर आएगा, टी को क्या माना था हमने 8, तो 8 से शुरुआत होगी भाई, सारे विकल्पों की हो रही है। ई को क्या माना है, ई को माना है 3, तो 3 से होगी, 8 के बाद 3 होना चाहिए, सभी में 8 के बाद 3 है। उसके बाद ए का कोड क्या है, 1 हो जाएगा, तो 831 से शुरुआत होनी चाहिए। देखो विकल्प नंबर यहाँ पर बी गलत हो जाएगा चूंकि 832 है। सी पर क्या है, सी 2 पर है, तो दोस्तों 2 आना चाहिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 83 12 होना चाहिए, 83 13 है, देखो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। अब बचा ए और सी। उसके बाद एच का क्या है, एच का कोड देखेंगे तो सर 4 है। 83 12 4 कहाँ पर है, देखो 83 12 346 दे रखा है भैया, 346 नहीं आना चाहिए, यहाँ पर 83 12 436 आना चाहिए। 83 12 436 आएगा तो विकल्प नंबर सी में हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ठीक है साथियों, सामने का सामने से संबंध बताएंगे तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। अगले प्रश्न में आइए। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला गया है एक लड़की ने अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में एक लड़के का परिचय करवाया।
लड़का लड़की का डैश, बताइए क्या लगता है, जल्दी से बताएंगे। सबसे पहले तो प्रश्न को आप अच्छे से पहले पढ़ेंगे, फिर अपने रिलेशन में इसको सोच लो। इसको अगर आप अपने रिलेशन में सोच सकते हैं अच्छे से, कितनी अच्छी आपकी मेमोरी होती है, प्रश्न बहुत जल्दी से आ जाएगा। देखो चलो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। कोई एक लड़की है, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक प्यारे दोस्तों लड़की है, ठीक है। इस लड़की ने कह रहा है अपने चाचा के पिता की बेटी। चाचा कैसे बनेंगे, जब इस लड़की का एक तो फादर होना चाहिए, सबसे पहले इस लड़की का क्या होना चाहिए भाई, फादर होना चाहिए, ठीक है। फादर का एक भाई आना चाहिए, तभी तो चाचा बनेगा। जल्दी से बताओ मुझे, फादर का एक भाई, ये चाचा हो गया, ठीक है। फादर का एक भाई चाचा, देखो हो गया। अपने चाचा के पिता की बेटी, चाचा के पिता कैसे, यहाँ से चाचा के पिता बनेंगे, ऊपर जाएंगे, ऊपर अगर जाएंगे साथियों तो चाचा के पिता बन जाएंगे ना, आप बोलेंगे हाँ। इस लड़की के चाचा के पिता की बेटी, अब इसकी भी बेटी आएगी, इसकी बेटी कहाँ पर आएगी, तो आप बोलेंगे इसको अलग कलर से बना लो सर, थोड़ा बेटी याद रहेगी, ठीक है। बेटी तो बेटी हो गई। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है बोला है, एक लड़की ने अपने चाचा, इस लड़की ने अपने चाचा के पिता की बेटी के बेटे के रूप में, के बेटे मतलब के बेटे किसके, इस बेटी का भी बेटा, इस बेटी का भी बेटा है, मतलब यहाँ पर आ जाएगा वो लड़का जिसके बारे में परिचय करवा रही है, कह रही बेटी के बेटे के रूप में एक लड़के का परिचय करवाया। तो भैया लड़का कहाँ पर आएगा, वो लड़का यहाँ पर आएगा, वो लड़का यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे। ये लड़का है प्लस लगाएंगे और ये लड़की है इसके लिए माइनस लगाएंगे। अब देखो बताओ, लड़का लड़की का क्या है भैया, आप बोलेंगे ये अगर लड़की बोले मेरे पिता की बहन की जो लड़का होगा, पिता की बहन का लड़का कौन होता है भैया, आप बोलेंगे बुआ का लड़का, मतलब फुफेरा भाई होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर फुफेरा भाई तो दे नहीं रखा है। अगर फुफेरा भाई और यहाँ पर अगर पूछे लड़का लड़की का क्या है, तो फुफेरा भाई है, तो फुफेरा भाई दे नहीं रखा है, तो कारण क्या बनेगा आपका, बनेगा विकल्प नंबर बी भाई। भाई क्यों बनेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमें एग्जैक्टली फुफेरा भाई तो दिया नहीं है, इस कारण हम भाई लगाएंगे। एक्चुअली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जहाँ पर हमें भाई मिल जाए, फुफेरा भाई मिल जाए, केवल विकल्प नंबर बी को छोड़ करके। तो आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर बी उत्तर बनेगा। ये जो लड़का है लड़की का क्या है, आप बोलेंगे सर भाई है। चलिए अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप सभी के सामने। इस प्रश्न को पढ़िए और इसका उत्तर बताइए। ये आपका दोस्तों रैंकिंग से संबंधित है या फिर कह सकते हैं क्रम व्यवस्था परीक्षण का अच्छा सा क्वेश्चन है। बोला है अलका माला से बड़ी है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूं, A4 अलका को M4 माला से बड़ा बना देता हूं, बड़ा वाला ऊपर छोटा वाला नीचे। आगे बोला है गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है। ओहो ये तो गड़बड़ हो गई, कह रहा अलका माला से बड़ी है, अलका जो है वो माला से बड़ी है, गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है। भाई यहाँ पर तो कुछ गड़बड़ है। गोपाल जो है, इनको हिंदी में थोड़ा लिखते हैं। सबसे पहले देखो अलका माला से बड़ी है, तो मैं क्या करता हूँ, अलका किससे बड़ी है भैया, अलका बड़ी है ये किससे, माला से, तो मैं इसको माला को नीचे रखता हूँ, अलका को ऊपर रखूंगा। इसके बाद बोला गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है। ओहो यहाँ पर बोला गया है जो गोपाल है, एक मिनट इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं माला को। देखो गौर से देखो, गोपाल यहाँ पर अलका माला से बड़ी है, तो मैं माला से बड़ा बना देता हूँ अलका को, ठीक है। माला नीचे अलका ऊपर, ठीक है, यहाँ पर हो गई। इसके बाद दोस्तों बोला गोपाल माला से बड़ा है लेकिन अलका से छोटा है, तो मैं गोपाल को इन दोनों के बीच में रखूंगा। क्यों रखूंगा, क्योंकि प्रश्न में तो बोला गया है जो गोपाल नाम का लड़का है वो माला से बड़ा है, तो गोपाल माला से बड़ा हो गया लेकिन अलका से छोटा है, ये बात बिल्कुल सेटिस्फाइड हो रही है इसके अनुसार। तो अलका और माला के बीच में गोपाल आ जाएगा। अब बोला है कपिल राम से बड़ा है, कपिल जो है वो राम से बड़ा है और माला से छोटा है। तो भैया कपिल नाम का जो लड़का है, जो कपिल नाम का लड़का है वो राम से बड़ा है लेकिन माला से छोटा, तो माला से नीचे कौन आएगा भाई, कपिल आएगा, ठीक है। माला से नीचे कौन आएगा, कपिल आएगा। कपिल एक नाम से ही पता चल रहा है लड़का है, तो इसको लड़का बना देंगे। राम और माला से छोटा है। ओ यहाँ पर क्या हो रहा है, कपिल राम और माला से छोटा है, तो भाई कपिल राम और माला से छोटा है। यहाँ पर मैंने पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, कपिल राम और माला से छोटा है, तो हो सकता है माला से नीचे यहाँ पर आ जाए, और राम का तो कुछ पता ही नहीं है, राम किससे बड़ा है। लेकिन बोला है माला राम से बड़ी है। हाँ अगली लाइन बोल दिया है माला जो नाम की लड़की है वो किससे बड़ी है, राम से बड़ी है। तो कपिल राम और माला से तो छोटा है लेकिन माला किससे बड़ी है, राम से, तो माला राम से बड़ी है और इनसे भी छोटा कौन है, कपिल है। तो अब कपिल को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है दोस्त, यहाँ पर अब हम कपिल को रख देंगे, इस बात को याद रखेंगे, ठीक है।
यहाँ पर मैंने कपिल को रख दिया। अब प्रश्न हमारा कुछ इस तरह से बनेगा, देखो सबसे ऊपर अलका, फिर हमारा गोपाल आएगा, फिर माला आएगी, फिर राम आएगा, फिर कपिल आएगा। तो इस तरह के ये सारे के सारे आरेख बन रहे हैं। इसके बाद हमसे पूछा है किसकी उम्र गोपाल और राम के बीच में है। ऐसा कौन सा है जिसकी उम्र R4 राम G4 गोपाल के बीच में है। तो M4 माला हमारा बिल्कुल सही उत्तर बनेगा। क्या बनेगा? माला। माला कहाँ पर है? विकल्प नंबर ए में। साथियों थोड़ा सा समय लगा आपको समझाने के लिए, हालांकि ये अगर मैं अकेला करने बैठ जाऊं तो मुश्किल से 20 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन समझाने के लिए दोस्तों थोड़ा सा समय लग जाता है। ठीक है, तो आप विकल्प नंबर 1 को लगाएंगे। गोपाल और राम के बीच में किसकी उम्र है? तो माला की उम्र है। अगले प्रश्न में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। बोला है निम्नलिखित प्रश्न में सही आरेख ज्ञात कीजिए। निर्वाचित सदन, सांसद और विधायक। तो दोस्तों सबसे पहले इसके लिए एक आरेख बनाएंगे बिना समय व्यर्थ करते हुए। एक आरेख बनाएंगे जो हमारा निर्वाचित सदन को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा साथियों? निर्वाचित सदन को दर्शाएगा, इस बात को याद रखेंगे। एक आरेख होगा जो निर्वाचित सदन को दर्शाएगा, और निर्वाचित सदन के अंतर्गत ही भाई सांसद आते हैं। सांसद S4 सांसद कह सकते हैं, और इसी के अंतर्गत साथियों विधायक आते हैं। कौन आते हैं? विधायक। अब आप बोलेंगे सर सांसद और विधायक, निर्वाचित सदन सबसे पहले समझाओ क्या होता है। निर्वाचित सदन का मतलब यह है जहां पर हमारे इलेक्टेड जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, यानी कि जो हमारे विधायक होते हैं और जो हमारे सांसद होते हैं, जहां पर बैठते हैं उसे कहा जाता है दोस्तों निर्वाचित सदन। क्या कहा जाता है? निर्वाचित सदन। और दोस्तों ये आपके कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विधायक जहां पर बैठता है वो विधानसभा होती है, ठीक है, और जहां पर सांसद बैठता है वो आपकी लोकसभा होती है, ठीक है। इसके अलावा राज्यसभा भी हो सकती है, इसके अलावा विधान परिषद भी हो सकती है, इस तरह से। तो विधायक विधानसभा या विधान परिषद में बैठ सकता है। आप बोलेंगे सर विधायक MLC भी विधायक ही होता है। दोस्त याद रखेंगे, आपने नाम सुना है किसी ने MLC के बारे में? तो जो MLC होता है ना, ये भी विधायक ही होता है, और MLA होता है वो भी विधायक होता है। साउथ की मूवी में देखा होगा MLA साहब बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है, इस तरह से। तो विधानसभा और लोकसभा ये आपके क्या होते हैं? निर्वाचित सदन होते हैं, और इन्हीं के अंतर्गत आपके सांसद और विधायक बैठते हैं। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आइए, प्रश्न नंबर 8 का जवाब देंगे सभी प्यारे दोस्त। बोला गया है नीचे दिए गए प्रश्न को हल कीजिए। यहां पर पूछा है कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। भाई सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो, क्या बोला है? जो गायक नहीं है। तो गायक में जो भी आ रहा है उसको काट दो। जो भी गायक के अंतर्गत आ रहा है, देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पर 4 आ रहा है, 1 आ रहा है, ये सारे के सारे गायक के अंतर्गत जितने भी नंबर आ रहे हैं उन सभी को काट दो, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब मुझे ये बताओ कौन सा, ओहो ये तो गड़बड़ हो गई दया, ये तो गड़बड़ लग रही है मुझे, जल्दी से बताओ, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर। गड़बड़ क्या है? देखो 1 मिनट यहाँ पर देखो, कह रहा है कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। जो गायक नहीं है लेकिन नेता हैं। भाई भारतीय नेता, भारतीय तो दिया ही नहीं है कहीं पर, कुछ तो गड़बड़ हो रही है। यहाँ पर एक गायक ये भी दे रखा है, एक गायक ये भी दे रखा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उसको? जल्दी से बता सकते हैं आप लोग। 6 विकल्प में है नहीं, अगर नेता अकेला लगाना होता तो विकल्प कोई 6 मिल जाता तो लगा देते, लेकिन यहाँ पर तो कुछ तो गड़बड़ है दया, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। देखो अगर मैं यहाँ पर इसको एक बार उड़ा दूं, किसको? गौर से देख लो, अगर मैं इस गायक को उड़ा दूं, एक मिनट दादा, अगर मैं इस गायक को यहाँ पर से उड़ा दूं, यहाँ पर बना दूं भारतीय, क्या बना दूं साथी? यहाँ पर मैं बना दूं यहाँ पर भारतीय, ठीक है, 1 मिनट इसको लिख देने देते हैं, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा भारतीय। आप लोग सुधार लेंगे, ठीक है दोस्त, ये हमारा भारतीय हो जाए तो उत्तर आ सकता है, क्योंकि हमसे पूछा है जो गायक नहीं है। अब हम गायक को उड़ा सकते हैं। देखो गायक को हम यहाँ से उड़ा दें, 2 न रहे, 1 यहाँ पर 1 भी न रहे, 3 भी न रहे, 4, चूंकि ये गायक में आ रहे हैं। अब पूछा है भारतीय और नेता दोनों में आना चाहिए, कौन सा क्षेत्र उन भारतीय नेताओं को दर्शाता है जो गायक नहीं है। तो भारतीय भी होना चाहिए, नेता भी होना चाहिए, तो दोनों के बीच में कौन सा आ रहा है? आप बोलेंगे सर ये 5 आ रहा है। ये 5 ऐसा है जो भारतीय भी है और नेता भी है लेकिन गायक नहीं है। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी को देखो, यहाँ पर 5 दे रखा है, यही हम लोगों का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। इस बात को आप सभी याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा सुधारना होगा दोस्त, ठीक है, थोड़ा सा सुधारना होगा, उत्तर आ जाएगा आप लोगों का विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में आइए साथियों। अगला प्रश्न सीरीज का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको देखेंगे। बोला गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी। तो दोस्तों ऐसी सीरीज में ज्यादा बड़ा तो अंतर है नहीं, 315, 317, 322, 329, 341। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम लोग यहाँ पर अंतर ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों अगर हम यहाँ पर अंतर देखते हैं, 2 का अंतर है, ठीक है, याद रखेंगे 2 का अंतर है। आगे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 5 का अंतर है, ठीक है, 17 5 22 होता है। आगे देख लो, आगे देखने जाओगे तो दोस्तों 7 का अंतर है, और आगे देखने जाओगे 7 और कितना हो जाएगा यार,
7 और 11 का अंतर है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, 11 का अंतर है। तो अगला अंतर कितने का होना चाहिए? तो सबसे पहले तो ये समझो यहाँ पर लॉजिक क्या है। सर यहाँ पर जो लॉजिक है वो अभाज्य संख्या का लॉजिक है। किसका? अभाज्य संख्या का अंतर का लॉजिक है, ठीक है, अभाज्य संख्या के अंतर का लॉजिक है। तो यहाँ पर गौर से देखो, 2 एक अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य, 7 भी अभाज्य, 11 भी अभाज्य। 9 को हमने इसलिए शामिल नहीं किया क्योंकि 9 क्या है? एक भाज्य। तो 11 के बाद अगली अभाज्य क्या आती है? 11 के बाद अगली अभाज्य देखेंगे सर 13 आती है, और 40 में 13 जोड़ देंगे तो 353 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। क्या बन जाएगा साथियों? विकल्प नंबर बी 353 बन जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग सोच रहे हैं सर 3 भी तो अभाज्य लेकिन अंतर नहीं है। भाई देखो, अंतर हमें उसका निकालना है जो हमारा निकल रहा है प्रश्न के अनुसार, अपने मन से कुछ भी नहीं जोड़ना है। हमने कहा 15-17 में 2 का अंतर एक अभाज्य संख्या है, 17-22 में 5 का अंतर वो भी अभाज्य है, 22-29 में 7 का अंतर वो भी अभाज्य है, और 29-40 में भी 11 का अंतर वो भी अभाज्य है। तो अगली अभाज्य क्या आएगी? 11 के बाद 13 आएगी। तो 353 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हम लोगों के पास में दिया गया है, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10। बोला गया है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में आगे क्या आएगा? यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको थोड़ा अलग से लिखने का प्रयास करते हैं। देखो गौर से, ए और यू है, ठीक है, ए यू हो गया, उसके बाद ई और ओ है, ई और ओ है, आई आई यानी कि डबल आई है, एक तो आई ये हो जाएगा और एक आई हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ओ और ई है, ओ और ई हो गया, ठीक है दोस्त। इसके बाद अगला ज्ञात करना है क्या होगा। तो दोस्तों जब भी ऐसी लेटर सीरीज आती है यानी अक्षर श्रृंखला आती है तो हमने आपको कई बार बताया है करना क्या है, पहले का संबंध पहले से बनाओ, पहले का संबंध पहले से। तो देखो यहाँ पर ए का ई से, तो दोस्तों क्या बोलेंगे सर, यहाँ पर जोड़ा गया है आपका 4 जोड़ा गया है। अगले में देखो, अगले में क्या है? अगले में भैया 5 जोड़ा गया है। अगले में देखो क्या जोड़ा गया है, आप बोलेंगे सर 6 जोड़ा गया है। लेकिन सर मुझे ये बताओ ये जोड़ा कैसे गया है? आप कैसे कह सकते हो 4 जोड़ा, 5 जोड़ा, 6 जोड़ा? तो दोस्तों गौर से समझो, ए का स्थानीय मान 1 होता है, ई का होता है 5। अगर 1 से 5 पर जाएंगे कितना जुड़ेगा? 4। उसके बाद देखो 5 से गए 9 पर, 5 से गए 9 पर तो कितना जोड़ना चाहिए? 4। और मास्टर गलती कर दिया, यहाँ पर 5 जोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर गड़बड़ हो गई, यहाँ पर गड़बड़ हो गई, तो यहाँ पर 4 ही जोड़ना चाहिए साथियों। क्या जोड़ना चाहिए? यहाँ पर 4 ही जोड़ना चाहिए। तो 5 से 4 9 हो गया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर गौर से देखो एक बार, ये कितने पर होता है? ये 15 पर होता है। 9 में 6 जोड़ेंगे तो कितना? 15 हो जाएगा। और दोस्तों आगे अंतर यही चलेगा। अंतर क्या चलेगा? 2 बार 4 का अंतर तो 2 बार 6 का अंतर होना चाहिए। 2 बार 6 का अंतर करेंगे तो दोस्तों 15 6 कितना होता है? 21 होता है। 21 का मतलब क्या है साथियों? 21 का मतलब है यू से शुरुआत होनी चाहिए। यू से शुरुआत देखेंगे तो विकल्प नंबर सी की हो रही है, इसके अलावा कोई भी विकल्प इसका सही उत्तर नहीं बन पाएगा, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब दोस्तों अगली वाले को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर गौर से देखने जाओगे, गौर से प्यारे साथियों समझ लो, देखो यू में से अगर देखते हैं 15 पर आए हैं तो दोस्तों 15 6 21, यहाँ पर जुड़ना नहीं है बल्कि माइनस में 6 हो रहा है। ओ से अगर दोस्तों यहाँ पर आई में देखेंगे तो माइनस का 6 हो रहा है। दोस्तों यहाँ से आई से ई पर जाएंगे तो माइनस का 4 हो रहा है, और अगली बार में भी माइनस का 4 होगा, चूंकि 2 बार का लॉजिक चल रहा है। तो 5 में से यहाँ पर 4 चला जाएगा, क्या 1 बचेगा? ए पर क्या आता है? 1 आता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यू और ए ही इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बनेगा, जो कि विकल्प नंबर क्या कौन से में है? सी नंबर में है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न में आ जाइए साथियों, क्वेश्चन नंबर 11। बोला गया है उस आकृति का चयन करें जो शेष से अलग है। तो गौर से देखो, ये जो उल्टी बी बनी है, गौर से देख लो विकल्प नंबर 1 को साथियों। अगर विकल्प नंबर 1 को देखने जाओगे, ये बी कैसी है? ये भाई उल्टी बनी है। डी कैसी है? उल्टी बनी है। एफ कैसा है? सीधा बना है। ई कैसी बनी है? उल्टी बनी है। तो भाई कौन सा विषम है? विकल्प नंबर सी। क्यों? क्योंकि दोस्तों एफ सीधा है, बाद बाकी सारे के सारे उल्टे हैं। यही कारण है विकल्प नंबर सी आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ये इसका बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा, ठीक है साथियों। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है निम्नलिखित प्रश्न की सही दर्पण छवि ज्ञात कीजिए। तो भैया दर्पण छवि के लिए मैंने बताया है हमेशा क्या करना है, दर्पण आपके सामने दे ही दिया है, कहां पर रखा है, तो दर्पण छवि कैसी बनेगी? कुछ इस तरह से। लेकिन दोस्तों इसमें एक बात याद रखनी होती है, जो हमारा लेफ्ट होता है यानी कि जो हमारा बाएं होता है वो दर्पण में उस तरफ जाने के बाद क्या बन जाता है? राइट बन जाता है, यानी कि दोस्तों हमारा दाएं बन जाता है। बस इतना सा याद रख लो। गौर से देखो साथियों, ये जो आपको एरो दिखाई दे रहे हैं, कौन से? ये वाले जो एरो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमारे क्या करेंगे? उस दिशा में जाकर के अगर यहाँ पर बाएं हाथ पर हैं तो वहाँ पर दाएं हाथ में हो जाएंगे। बस इस बात को याद रखना है। गौर से देखो, सबसे पहले तो एक सीधी लाइन आएगी, 1 मिनट, सबसे पहले तो एक सीधी लाइन आएगी जिसमें हमारे 2 एरो कुछ इस तरीके से होंगे, 1 एरो 2 एरो। चूंकि दर्पण प्रतिबिंब है
हमें यहाँ पर अगर लेफ्ट था तो इसको राइट में बदलना पड़ेगा। इसके बाद एक स्ट्रिक्ट लाइन बीच में होगी, उसके बाद एक बीच में ये भी लगा होगा, क्या बोलते हैं इसको, सर्कल बोलते हैं। और इसके साथियों कट भी कुछ इस तरीके से लगे होंगे, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इस तरीके के हमारे पास कुछ कट भी होंगे। तो दोस्तों गौर से अगर देखेंगे यहाँ पर कट है ही नहीं तो गलत हो गया। और एकमात्र विकल्प ऐसा दिखाई दे रहा है बी, जिसकी आकृति ए को काटने के बाद एज इट इज बन रही है, जो कि हमारी दर्पण प्रतिबिंब की बन रही है। गौर से देख लो साथियों, जो भी हमारी दर्पण प्रतिबिंब में आकृति बन रही है वो विकल्प नंबर बी में बन रही है। क्यों बन रही है? क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ये एरो नहीं है, दो आपके वृत्त आ गए, गलत हो गया। इसमें भी दो वृत्त आ गए, ये भी गलत हो गया। आपका विकल्प नंबर बी साथियों इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13 एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको भी देखेंगे। सभी चीते शेर हैं, जितने भी चीते हैं साथियों, जितने भी चीते हैं यहाँ पर बना देते हैं, जितने भी C4 चीते हैं या फिर कह सकते हैं जितने भी T4 टाइगर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, L4 लायन है। इस बात को याद रखेंगे, सारे के सारे टाइगर लायन है। कह रहा है कोई गाय शेर नहीं है। नोबडी काउज आर लायन, यानी कि सॉरी, यहाँ पर कोई भी गाय जो है वो क्या नहीं है, लायन नहीं है। इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। गाय को हम काउ से रिप्रेजेंट करेंगे C से, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। टाइगर मैंने क्या बनाया, चीता। L क्या बनाया, लायन यानी कि शेर। अब बोला है कोई भी शेर गाय नहीं है, तो मैंने क्या किया, कोई भी L को C नहीं बनाया, मतलब कोई भी लायन को काउ नहीं बनाया। कह रहा है कुछ ऊंट गाय हैं। दोस्तों क्या बोला है, कुछ ऊंट यहाँ पर गाय हैं। तो गौर से देख लो, मैं मान लेता हूँ इतनी इतनी सी जो गाय हैं ये क्या है, ऊंट हैं। तो कुछ ऊंट क्या हो जाएंगे हमारे, यहाँ पर गाय हो जाएंगे। U4 ऊंट बना देते हैं, चूंकि काऊ और कैमल एक जैसे हो जाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब निष्कर्ष को पढ़िए साथियों। निष्कर्ष नंबर 1, कुछ शेर ऊंट हैं। क्या कुछ लायन ऊंट दिखाई दे रहे हैं? भाई हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते हैं, तो ये तो गलत हो गया। कह रहा है कोई ऊंट चीता नहीं है, कोई ऊंट चीता नहीं। भैया टाइगर यहाँ पर है और लायन यहाँ पर है, क्या कह रहे हैं, कोई भी ऊंट चीता नहीं है। गौर से देख लो, T4 टाइगर तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो हमारा T4 टाइगर है, ठीक है। टाइगर के लिए कौन सा, अंदर वाला पर ये कह सकते हैं कौन सा है, बैगनी कलर का, ठीक है, या सॉरी पर्पल कलर का, जो भी हो समझ लेना अपना, ठीक है। ये T4 टाइगर वाला क्या कोई ऊंट नहीं बन रहा है? जल्दी से बताओ, कोई ऊंट चीता नहीं है, ऐसा कह सकते हो? भैया कैसे कह सकते हो, मुझे तो एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है, ये तो नहीं बन रहा है। और हो सकता है ये बन भी जाए, हो सकता है ना बने, तो मैं ऐसा एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं कह सकता हूँ। कोई भी ऊंट चीता नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। क्यों नहीं कहूँगा? क्योंकि मेरा एग्जैक्टली सर्कल नहीं बन रहा है। अब कह रहा है कुछ चीते गाय हैं। दोस्तों कुछ चीते गाय हैं, भैया चीता कहाँ पर है, चीता C4, ओहो चीता, ये T4 टाइगर वाला चीता है और C4 काऊ वाला गाय है। तो कह सकते हैं कुछ गाय चीते हैं। कैसे हो जाएंगे भैया, गाय की लड़ाई अगर लायन से है, ये गौर से देखो, L4 लायन से अगर C4 काऊ की लड़ाई है तो काऊ क्रॉस करके या टाइगर में जा ही नहीं पाएगी, और नहीं जा पाएगी तो ये गलत हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर तो हमारे सारे के सारे गलत हो गए। जल्दी से बताओ, यहाँ पर तो सारे के सारे गलत हो गए। जल्दी से बताएंगे, आप बोलेंगे हाँ सर ये तो सारे के सारे गलत हैं, तो बनेगा इनमें से कोई नहीं। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर 2 को देख लो, निष्कर्ष नंबर 2 को देख लो। कह रहा है कोई ऊंट चीता नहीं है। ऊंट यहाँ पर है, U4 ऊंट है, टाइगर अंदर है, भैया नहीं बना सकते, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, नहीं बना सकते। चलिए अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 कहा गया है नीचे दिए गए शब्द के बीच में ऐसे कितने अक्षर हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। भैया यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला में हमें अक्षर ज्ञात करने हैं, अक्षर युग्म, ठीक है, याद रखेंगे कितने अक्षर युग्म हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर लिखा क्या है, किलिंग लिखा है। दोस्तों हम बनाएंगे KLI, उसके बाद क्या है N और G, किलिंग, ये हमारा हो गया दोस्तों किलिंग। किलिंग में देखो इतने कैसे, सॉरी ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में उतने अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। चलिए देखते हैं, K से शुरुआत करते हैं। K के बाद क्या होता है, K के बाद होता है JKL, भैया एक पेयर तो सीधा यही मिल गया। देखो K और L का पहला पेयर मिल गया, इसको देख लीजिए K और L, ठीक है, K और L में बना देता हूँ यहाँ पर। L के बाद MN, तो दोस्तों यहाँ पर देखो K का N से भी मिल गया, ठीक है, गौर से देखते जाना है। देखो K का एक L से मिला है और K का एक N से मिला है, तो मैंने क्या कहा, KL और KN के दो पेयर मिले, हमने लिख लिया अलग अलग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। एक बार हटा देते हैं, एक मिला था JKL और एक LM और N, ठीक है, ये कौन सा वाला, आप बोलेंगे K का L से। एक मिनट यार, K का किससे मिला था, N से मिला था, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। तो मैंने बनाया K का दोस्तों L से मिला है और K का ही किससे मिला है, N से मिला है। इसके बाद अगले वाले चेक करो, अगला वाला क्या है, L के बाद क्या होता है, M होता है, N होता है, भैया L के बाद N का एक पेयर मिल गया, ये देख लो, N के बाद O तो मिलेगा नहीं, तो L N का एक पेयर है, ठीक है, L और N का एक पेयर है।
इसके बाद आगे चेक करो, आगे चेक करो जल्दी से। आई से देखो, आई के बाद क्या होता है जे और के। दोस्तों आई से के का मिल गया एक पेयर, देखो किसका किसका, आई और के का। तो आई और के का हम लेफ्ट साइड देख रहे हैं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे, आई और के का मिल गया। इसके बाद आई के बाद जे के, तो दोस्तों नहीं मिलेगा, ठीक है। अब एन से चेक करो, एन से कोई बड़ा है, जल्दी से बताओ, एन से तो कोई बड़ा ही नहीं है, इससे चेक नहीं करना। इसको जी से देखो, जी के बाद क्या होता है एच आई, तो दोस्तों देखो जी का एक आई से मिला है, ठीक है, जी का आई से, गौर से देखते जाना, जी का आई से एक पेयर मिला है दोस्तों, बहुत अच्छा सा पेयर मिला है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अब जी के बाद क्या हो गया, एच आई मिल गया, आई के बाद जे हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद के हो जाता है। तो कोई एक और पेयर मिल रहा है दोस्तों, जी के बाद एच आई जे के, तो दोस्तों कहाँ से, जी से के का मिल रहा है, एक जी से के का मिल जाएगा। तो कितने पेयर हैं भैया, गौर से देख लो साथियों, बहुत सारे मिल गए, यहाँ पर झुंड में पेयर मिले हैं, के एल का, के एन का, एल एन का, और आई के का, जी आई का, जी के का। तो दोस्तों कुल मिलाकर के हमें कितने पेयर मिले हैं, अक्षर युग्म की बात करते हैं तो 6 अक्षर युग्म मिले हैं एक छोटे से लेटर में, जिसका नाम क्या था, किलिंग। किलिंग में ही मात्र छोटे से लेटर में टोटल हमें कितने पेयर मिले हैं भैया, 6 पेयर मिले हैं, इस बात को याद रखेंगे। एक एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है आप सभी के एग्जाम के लिए। अगले प्रश्न में आ जाओ। अगला प्रश्न प्यारे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 15वें नंबर का। बोला गया है 31 छात्रों की कक्षा में मनोज ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें पर है। सॉरी, कह रहा है 31 छात्रों की कक्षा में मनोज और सचिन, दो लड़के हैं, ऊपर से क्रमशः 7वें और 11वें स्थान पर हैं। कक्षा में नीचे से उनका स्थान क्या होगा, बताइए साथियों। गौर से देखो, सबसे पहले 31 स्टूडेंट है टोटल, कहां पर, कक्षा में। ऊपर से एम फॉर मनोज का जो स्थान है वो कौन सा है दादा, आप बोलेंगे 7वां स्थान है, 7th पोजीशन। और उसके बाद सचिन की पोजीशन क्या है भैया, सचिन की पोजीशन 11th है, यानी कि 11वीं, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं कक्षा में टोटल 31 बच्चे हैं, तो मनोज का नीचे से स्थान बता सकते हो जब ऊपर से दिया है, आप बोलेंगे हाँ, कैसे, क्योंकि हमने दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा है, लेफ्ट प्लस राइट और होल ब्रैकेट में -1 बराबर क्या आता है, हमारा टोटल आता है, यही तो आता है टोटल। तो इस बार हमें टोटल दे रखा है और लेफ्ट से कंडीशन भी दे रखी है, यानी कि लेफ्ट से क्या है 7, प्लस में r, माइनस में 1, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। बराबर में क्या हो जाएगा साथियों, टोटल कितने हैं 31, ठीक है। अगर इसको हम यहाँ पर ले जाएं, अगर हम एक माइनस वाले को उस तरफ ले जाएं तो 32 हो जाएंगे। तो राइट बराबर एक स्टेप गायब करके 32 और ये 7 उस तरफ जाएगा तो माइनस का 7। तो राइट से एक लड़का है जिसका नाम है एम फॉर मनोज, जिसकी पोजीशन हमें कितनी पता चली, 25। तो पहली तो पोजीशन उस लड़के की 25 आनी चाहिए। कौन से विकल्प में है भैया, एक ही विकल्प में है, एक से ही पता चल जाएगा कि जो मनोज और सचिन हैं, जो हमारे मनोज हैं, जो एम फॉर मनोज हैं और एस फॉर सचिन है, इनकी नीचे से जो स्थान है, एक का 25वां है, एक का दोस्तों 21वां आएगा, इस बात को याद रखेंगे। आप लगा सकते हैं एक बार फिर से सचिन के लिए, सचिन के लिए लगाइए जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर अभी तो बताया था लेफ्ट प्लस में राइट और होल माइनस में 1 बराबर में टोटल, ऐसे ही तो निकालते थे। आप बोलेंगे हाँ, टोटल कितने हैं भैया, टोटल 31 हैं और माइनस का इस तरफ आ जाएगा तो प्लस का सीधा 32 कर दें, बताओ। इस तरफ बचेगा हमारा, लेफ्ट में कितना पोजीशन दे रखी है, 11वां दे रखी है, और राइट की हमें ज्ञात करनी है। किसकी ज्ञात कर रहे हैं, सचिन की ज्ञात कर रहे हैं, गौर से देखते जाना है, ठीक है। तो अगर 32 में से हम 11 घटा देंगे तो राइट से इस सचिन की पोजीशन 32 में से 11 जाएगा, 21 बचेगा। तो क्या 25 के साथ साथ 21 है विकल्प नंबर सी में, हाँ साथियों है। तो विकल्प नंबर सी हमारा सही उत्तर आ जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। और दोस्तों आई होप आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। आज की क्लास में मात्र 15 क्वेश्चन थे। देखो 5-5 क्वेश्चनों का थोड़ा सा आपके साथ कटौती की जा रही है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, थोड़ा सा काम में बिजी हैं। और 2 दिन से हमने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि साथियों इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, और इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण कुछ भी डिवाइस काम नहीं कर रहे हैं। आपको पता है आजकल लाइट का और इंटरनेट का ही ज़माना है। आपको पढ़ा रहे हैं, आप मोबाइल चार्ज करके पढ़ते हैं तो लाइट से, ठीक है, इंटरनेट से उपयोग करके यूट्यूब चलाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये कभी कभी नहीं होते हैं हमारे जीवन में, तो लगता है थोड़ा सा अंधकार सा है। 2 दिन हम भी परेशान हो गए थे, केजरीवाल की तरह हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, तो करना है इस तरह से, ठीक है। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। अब निरंतर आपकी क्लासेस कंटिन्यू करने का प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास आई होप पसंद आई होगी। यदि पसंद आई है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखते रहिए आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।